नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसका काम सिक्रीशन का भी है, सिंथेसिस का भी है, स्टोरेज का भी है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने का भी है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का भी है। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर किसी का लिवर सिरोसिस हो जाए, लिवर ख़राब हो जाए, सही से काम ना करे, तो फिर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है लिवर के बिना, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म बॉडी में है वो किसकी मदद से हो रही है? लिवर के हेल्प से हो रही है। टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव होना, ये भी किसका काम है? लिवर का काम है। बहुत से मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, वो सारे काम किसके? लिवर के। तो अगर लिवर ने काम करना छोड़ दिया तो ये सारे काम नहीं हो सकते, और इन तमाम काम के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट है सिक्रीशन ऑफ बाइल। ये तो हमने डाइजेशन में भी पढ़ा है। लिवर का काम क्या है? बाइल सिक्रीट करना। बाइल कौन बनाता है? लिवर फॉर्म करता है। ठीक है, बाइल फॉर्म कौन करता है? लिवर में मौजूद हिपैटोसाइट्स फॉर्म करते हैं। बाइल लिवर से सिक्रीट होता है, फॉर्म होता है, सिक्रीट होता है। इसके बाद ये बाइल आ जाता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में आगे ये बाइल स्टोर होता है। ठीक है, बाइल गॉल ब्लैडर सिक्रीट नहीं करता। बाइल कहाँ से आता है? लिवर से आता है। गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर रखना, और जब फूड आए, जब इम्पल्स जनरेट हो, स्टिमुलस मिले, तो उस बाइल को गॉल ब्लैडर से रिलीज़ करना। नेक्स्ट फंक्शन है सिंथेसिस, मतलब कोई चीज़ फॉर्म करना। कौन सा मॉलिक्यूल्स लिवर फॉर्म कर रहा है? नंबर 1 प्रोटीन, ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोटीन फॉर्म करना। नंबर 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स, बात करते हैं इस पे कि क्या होता है। नंबर 3 है विटामिन ए। अब देखो लिवर क्या फॉर्म कर रहा है? प्रोटीन फॉर्म कर रहा है अमीनो एसिड्स की हेल्प से। तो ऐसे पेशेंट जिनमें लिवर सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, लिवर सिरोसिस हो चुकी है, ऐसे पेशेंट में हमें प्रोटीन कम मिलेगा, क्योंकि सिंथेसिस नहीं हो रही है, लिवर काम नहीं कर रहा। नंबर 2 है क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे प्रोटीन हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्लड अगर कहीं पे कोई इंजरी हुई है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहाँ से आ रहे हैं? लिवर से आ रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनमें लिवर सिरोसिस है, लिवर सही तरह से काम नहीं कर रहा, उन पेशेंट्स में क्लॉटिंग सही तरह से नहीं होगी, उन पेशेंट में ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा होगा। ठीक है, इन पेशेंट में क्या होगा? ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, लिवर ख़राब हो चुका है। नंबर 3 है विटामिन ए। ये भी कौन बना रहा है? लिवर बना रहा है। नंबर 3 है ब्रेक डाउन। देखो हमने पहले भी बात की है कि हमारी बॉडी में जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल, इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़। आफ्टर 120 डेज़ RBCs डाई हो जाते हैं। ठीक है, RBCs ख़त्म हो जाते हैं आफ्टर 120 डेज़। तो लिवर का एक फंक्शन ये भी है कि जो ओल्ड RBCs हैं उनकी ब्रेक डाउन में भी इसका रोल है। तो जो RBCs सही काम नहीं कर पा रहे हैं हमारी बॉडी में, वर्न आउट RBCs है, उनको ब्रेक डाउन करने में भी इसका रोल है। बुक में वर्ड लिखा हुआ है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स हम RBCs को ही कहते हैं। तो ये समझ आ गया। नंबर 4 है डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना, उनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना, उनको ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना जो लेस टॉक्सिक हैं। ये किसका काम है? ये काम है लिवर का। कौन सा मॉलिक्यूल्स की डिटॉक्सिफिकेशन होगी? अल्कोहल। जो पर्सन अल्कोहल लेते हैं उनकी बॉडी में जाके अल्कोहल सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो लिवर को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पे हो रहा है? लिवर में हो रहा है। अल्कोहल की टॉक्सिसिटी कहाँ पे ख़त्म हो रही है? लिवर में हो रही है। लिवर में अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। इसके अलावा कौन से मॉलिक्यूल्स, जो भी हम ड्रग्स लेते हैं, कोई भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, वो क्या है? वो कोई केमिकल है। वो केमिकल हमारी बॉडी में जाता है, मेटाबोलाइज होता है जाके। मेटाबोलाइज होने के बाद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जिस मकसद के लिए हमने कोई मेडिसिन ली है वो रोल प्ले करते हैं, और फिर बाकी पार्ट उसका कन्वर्ट हो जाता है
और हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं ना, वो हमारी बॉडी में जाके यूटिलाइज नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी में जाके वो मेटाबोलाइज होती है। उसका कुछ पार्ट हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है और बाकी पार्ट उसका हमारी बॉडी से रिमूव होता है। हमारी बॉडी में मेडिसिन जो भी हैं वो स्टोर नहीं रहती, या ऐसा नहीं है कि वो बॉडी में जाकर ख़त्म हो जाती हैं, वो रिमूव भी हमारी बॉडी से होती हैं। तो ये जो काम है मेटाबोलाइज होने का, ठीक है, और रिमूवल जो वेस्ट है, ड्रग का जो वेस्ट पार्ट है उसको रिमूव करने का, ये काम भी किसका, ये भी है लिवर का काम। तो और किसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है? ड्रग्स की। जो भी ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं, या कोई और टॉक्सिन जो कि हमारी बॉडी में बन रहा है, सारा काम किसका है? लिवर का है। तो 4 फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। नंबर 5 है डिफेंस, कि किस तरह से लिवर हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले कर रहा है, इम्यूनिटी में किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है। तो हमने जब इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ग्रुप के फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसे कि ब्रेन में, इसके अलावा स्किन में और लंग्स में, और हर ऑर्गन में इन मैक्रोफेजेस का नाम अलग था, ठीक है, उनको हम अलग नाम देते थे। इसी तरह से ग्रुप ऑफ मैक्रोफेजेस लिवर में भी मौजूद हैं। लिवर में भी ग्रुप ऑफ मैक्रोफेजेस मौजूद हैं जो यहाँ पर लिवर में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इन ग्रुप ऑफ मैक्रोफेजेस को, इन हेपेटिक मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं कप्फर सेल्स। तो कप्फर सेल्स क्या है? फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं जो कि लिवर में इम्यूनिटी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से लिवर रोल प्ले करता है डिफेंस में। इसके बाद इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स। हमारी बॉडी में कई सारे हार्मोन्स बन रहे होते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिन्हें हम पेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्टीरॉइड्स के बने हुए होते हैं, उनको हम स्टीरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। तो ये हार्मोन्स हमारे लिवर में इनएक्टिव होते हैं। देखो, हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं ताकि कोई फंक्शन परफॉर्म हो सके हमारी बॉडी में, ठीक है। हर हार्मोन का कोई रोल होता है बॉडी में। अब उस हार्मोन ने अगर फंक्शन परफॉर्म कर दिया तो अब उसको इनएक्टिव भी तो होना चाहिए। अगर हार्मोन इनएक्टिव नहीं होगा तो बॉडी में एक्सेसिव फंक्शन होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन का हमारी बॉडी में एक सर्टेन रोल है जो उसने करना है, ठीक है। अब अगर थायराइड हार्मोन बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, इसने अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया, तो अब इस थायराइड हार्मोन को इनएक्टिव भी होना होगा। अगर ये थायराइड हार्मोन इनएक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा? ये एक्सेसिव फंक्शन करेगा, हमारी बॉडी में एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म करवाएगा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हमारी बॉडी में वो हार्मोन अपना काम करने लगेगा, जिसकी वजह से फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ज़रूरी है कि जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है वो फंक्शन परफॉर्म करके उसको इनएक्टिव किया जाए। तो इनएक्टिवेशन हार्मोन्स की कहाँ पर होगी? लिवर में होगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हार्मोन की। इंसुलिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं पैनक्रियाज से, ठीक है। पैनक्रियाज में मैंने बात की थी, पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो एक्सोक्राइन में तो हमने देख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो उसका रोल है पूरा एंजाइम सिक्रीट करने का, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करने का, वो क्या है? वो एक्सोक्राइन रोल है पैनक्रियाज का। जबकि इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करना पैनक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन है। ये जो 2 हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं ये डक्ट से पास नहीं होते, ये डायरेक्ट कहाँ रिलीज़ होते हैं? ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ होते हैं। तो इस तरह से पैनक्रियाज के कुछ सेल्स ऐसे हैं जो पैनक्रियाटिक जूस फॉर्म करते हैं, जो कि एक्सोक्राइन में आता है, डाइजेशन में उसका रोल है। और पैनक्रियाज में हमें कुछ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे मिलते हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं डायरेक्ट ब्लड में, और ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन है पैनक्रियाज का, ठीक है। तो ये 2 हार्मोन इनएक्टिव हो रहे हैं। इसके अलावा थायराइड हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, ये हार्मोन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है क्योंकि ये सेकेंड ईयर का पार्ट है, ठीक है। वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे होंगे। ये हो गया। इसके बाद सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर टेस्टोस्टेरॉन, ये हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल्स में, ठीक है। तो ये तमाम हार्मोन्स की इनएक्टिवेशन कहाँ पर हो रही है? लिवर में हो रही है। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ हीट।
लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमने पहले भी बात की है। लिवर में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, बहुत सी चीज़ें फॉर्म हो रही होती है, स्टोर हो रही होती है, उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, हर तरह की मेटाबॉलिज्म लिवर में चल रही होती है। तो जब इतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट भी लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यही हीट फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करती है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस। ये लिवर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखना तो जिस सीक्वेंस में फंक्शंस गिवन है उसी सीक्वेंस पे लिखना। मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, तो इसको पहले कवर करना। तो मेटाबॉलिज्म, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होगी? लिवर में होगी। एंड होम्योस्टेसिस, और जो उनका बैलेंस है बॉडी में, तमाम चीज़ों का बैलेंस रखने में भी लिवर का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लिवर के ज़रिए बहुत सी चीज़ें बॉडी से एक्सक्रीट भी होती हैं और बहुत सी चीज़ें बॉडी में बन भी रही होती हैं। तो ये बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है, मतलब कि बॉडी में जितनी नीड जिस सब्सटेंस की है उस लिहाज से वो सब्सटेंस बनाएगा ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके। तो पहले हम बात करें ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हमने अपनी फूड में लिया, इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज कहाँ पहुँच गया? अब लिवर में आ चुका है एब्जॉर्प्शन के बाद। लिवर में आके क्या होगा? अगर बॉडी में एनर्जी की नीड है तो ग्लूकोज वहाँ पर यूज़ हो जाएगा। अब अगर बॉडी में ग्लूकोज डिमांड से ज़्यादा है, ठीक है, एक्सेसिव ग्लूकोज बॉडी में है, एक्सेस में है ग्लूकोज, तो अब इस ग्लूकोज को बॉडी स्टोर कर लेगी। सही है, ग्लूकोज की जितनी नीड है एनर्जी में वो यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ग्लूकोज क्योंकि एक्सेस में है तो अब वो ग्लूकोज क्या होगा? वो बॉडी में स्टोर होगा, ताकि जब ग्लूकोज अवेलेबल ना हो बॉडी में एनर्जी के लिए तो उस स्टोर्ड फॉर्म को बॉडी यूज़ कर सके, जैसे कि फास्टिंग में होता है। तो अब ये स्टोरेज कैसे होती है? अब ग्लूकोज ब्लड में आ चुका है, लिवर में आ चुका है। अब लिवर में आने के बाद ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में ग्लूकोज जिस फॉर्म में स्टोर होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ये काम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, हार्मोन है, पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। ठीक है, अब बॉडी में फॉर एग्जांपल ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है और बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो अब क्या होगा? ये जो स्टोर फॉर्म था ग्लाइकोजन, ये ब्रेक होगा और क्या रिलीज होगा इससे? ग्लूकोज। ये काम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर हार्मोन जिसे हम कहते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन भी पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं। दोनों का फंक्शन ऑपोजिट है। इंसुलिन का काम है ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम करना, ग्लूकोज को स्टोर करवाना, सेल्स में भेजना ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। ये इंसुलिन का काम है। जबकि ग्लूकागॉन का काम क्या है? बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट, ग्लूकोज की क्वांटिटी इंक्रीज़ करना, ग्लाइकोजन को ब्रेक करना और उससे ग्लूकोज बनाना ताकि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो सके। दोनों का फंक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है? इंसुलिन नहीं बन रहा होता पैनक्रियाज से। तो अगर इंसुलिन नहीं बन रहा पैनक्रियाज से तो क्या होगा? ग्लूकोज अपटेक नहीं हो सकेगा बाय द सेल्स, मतलब जो हमारे सेल्स हैं ये ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर सकते, ग्लूकोज इनके अंदर नहीं जा सकता, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम डायबिटिक पेशेंट की शुगर चेक करते हैं तो शुगर लेवल्स क्या आ रहे होते हैं? ज़्यादा आ रहे होते हैं ब्लड में, क्योंकि जो है इनमें इंसुलिन नहीं है, ग्लूकोज अपटेक नहीं हो रहा सेल्स में, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? इंसुलिन हम बाहर से इन पेशेंट्स में दे देते हैं। इंसुलिन क्या करवाएगा? इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स में ट्रांसफ़र करेगा, जिसके बाद ब्लड में शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये काम होता है। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स की भी लिवर में मेटाबॉलिज्म होगी और फैट से भी फिर क्या रिलीज़ होगी? एनर्जी रिलीज़ होगी। इसके बाद है डी अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये इसको देखो। डी अमाइनेशन, फर्स्ट चैप्टर में अगर याद हो हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक अमाइन ग्रुप होता था। ठीक है, ये पूरा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। लिवर में क्या होगा? डी अमाइनेशन होगी अमाइनो एसिड की, मतलब
के अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में से अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाएगा, इससे हम कहते हैं डी अमाइनेशन। अमाइन ग्रुप का रिमूव हो जाना, ये क्या है? डी अमाइनेशन। किस में से रिमूव हो रहा है? अमाइनो एसिड से रिमूव हो रहा है। तो डी अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ये काम कहाँ पर हो रहा है? ये काम हो रहा है लिवर में। अब अमाइन ग्रुप रिमूव हुआ तो अमाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया में, ठीक है, NH3 अमोनिया। ये जो अमोनिया है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है सेल्स के लिए, बॉडी के लिए। तो हमारी बॉडी क्या करती है? इस हाईली टॉक्सिक कंपाउंड अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है इनटू लेस टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया। यूरिया इसके कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक है, लेकिन ये भी एक टॉक्सिन है, ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बॉडी का, तो इसको भी बॉडी से रिमूव होना है, ठीक है। अब ये यूरिया फिर बॉडी से रिमूव होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी अमोनिया को रिमूव करती है। इसकी पूरी एक साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल। ये भी हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में एक्सक्रीशन या फिर होम्योस्टैसिस के चैप्टर में, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जेनेटिक मटेरियल से यूरिक एसिड का फॉर्म होना। ये भी जो सेल्स के जेनेटिक मटेरियल हैं, इनको मेटाबोलाइज करके इनको डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड भी एक टॉक्सिक कंपाउंड है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो ये भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये काम भी कहाँ पर हो रहा है? लिवर में हो रहा है। लिवर में अगर हम देखें तो तमाम बायोमोलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म हो रही है। ग्लूकोज का हमने देखा, फैट्स का हमने देखा, अमाइनो एसिड्स का देखा, और न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनको भी हमने पढ़ लिया। तो तमाम बायोमोलिक्यूल्स की मेटाबॉलिज्म कहाँ पर हो रही है? लिवर में हो रही है। अगर किसी भी पर्सन में लिवर सही तरह से काम ना करे तो ये सारे काम नहीं हो सकते, और ये सारे काम नहीं होंगे तो फिर पूरी बॉडी का होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट है फॉर्म नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हम ऐसे अमाइनो एसिड्स को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। ये हम कैसे लेंगे? ये हम लेंगे अपनी डाइट के थ्रू, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी में नहीं बनते, कहाँ से आएंगे? बॉडी में डाइट के थ्रू आएंगे। दूसरा है नॉन एसेंशियल, इनको हमें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी इन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को खुद से मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, खुद से बनाती है। तो कहाँ बनेंगे ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? लिवर में बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा लिवर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब लिवर से रिलेटेड दो डिजीज़ेज़ हैं, हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस, वो हमने पढ़ना है।